हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक न्यू टॉपिक, लंग ट्रांसप्लांटेशन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन लंग प्लांटेशन सर्जरी। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लंग ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो इसको हम पल्मोनरी ट्रांसप्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो डिजीज लंग है, किसी भी डिजीज की वजह से जो अफेक्टेड लंग है उसे पार्सली या टोटली रिप्लेस कर दिया जाए और वहाँ पर डोनर का लंग लगा दिया जाए, तो उसे बोलते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन या पल्मोनरी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ये एक टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर होती है। अब जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में वन पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मीन्स टू नंबर में होते हैं और पेयर में वन पेयर लंग्स होते हैं। तो हम पार्सली मीन्स क्या हुआ कि अगर वन लंग को रिप्लेस कर रहे हैं तो पार्सली, अगर टू बोथ लंग को रिप्लेस कर दे रहे हैं तो टोटली रिप्लेसमेंट होता है। और इसमें हम किसी डोनर का लंग ले करके और लगा देते हैं। जो डोनर का लंग्स होता है वो लिविंग डोनर का भी हो सकता है या डिजीज्ड डोनर का भी हो सकता है। मीन्स लिविंग डोनर का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन जिंदा है तो वो अपना वन लंग्स जो है रिप्लेस दे सकता है, डोनेट कर सकता है, फिर भी वो उसका काम चल सकता है। डिसीज डोनर मीन्स है जिसकी किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, जैसे भी अगर डेथ हुई है, मीन्स ब्रेन डेथ हो गया है, बट जो उसका शरीर है वो थोड़ा बहुत एक्टिव है और टाइम से अगर उसका पोस्टमार्टम हो करके उसका लंग्स निकाल लिया जाए तो दूसरे में लगाया जा सकता है। अ लिविंग डोनर कैन ओनली डोनेट वन लंग लोब, जैसा कि आपको लिखा है, जैसा कि आपको पता है इसमें लिखा भी है कि जो लिविंग डोनर होता है वो ओनली वन लोब लंग्स का डोनेट कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा वन लंग्स जो है डोनेट कर सकता है। विथ सम लंग्स डिजीज रिसिपेंट में ओनली नीड टू रिसीव अ सिंगल लंग, क्योंकि कुछ डिजीज होती हैं जिसमें रिसिपेंट जो होता है उसको सिंगल लंग की ज़रूरत होती है। विद अदर लंग डिजीजेज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज इसेंशियल दैट अ रेसिपेंट रिसीव टू लंग। लेकिन कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें दोनों लंग को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। While lung plants carry certain associated risks, they can also extend life expectancy and enhance the quality of life for end-stage pulmonary patient. लंग ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाती है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एंड स्टेज पर जाके भी इम्प्रूव हो सकती है अगर हम लंग ट्रांसप्लांटेशन टाइम से कर दें तो। अब अगर जैसे कि हम बात करें, अभी हमने देखा कि दो चीज़ें आई, एक आया पार्शियल लंग ट्रांसप्लांटेशन और एक आया कंप्लीट लंग ट्रांसप्लांटेशन। पार्शियल मीन्स होता है जब हम एक साइड का लंग ट्रांसप्लांट करें या एक लोब ट्रांसप्लांट करें तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल लंग ट्रांसप्लांटेशन। कंप्लीट मीन्स जब हम कंप्लीट बोथ लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो इसे कंप्लीट लंग ट्रांसप्लांट बोलेंगे। तो ये हमारा लंग ट्रांसप्लांटेशन में आता है। और अगर लंग और हार्ट साथ में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे लंग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या काजेज हो सकते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन के, ऐसे तो हम करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो काजेज होगा ही। तो जो मोस्ट कॉमन काजेज है, अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है लाइक सीओपीडी है तो उस कंडीशन में हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इम्फाइसमा, ब्रांकियल अस्थमा, ब्रांकियोटेक्सिस, ब्रांकियोलाइटिस, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे कॉमन है जिसमें इम्फाइसिमा होता है उनमें ज़रूरत ही पड़ती है लंग ट्रांसप्लांटेशन। साथ ही साथ अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो उस कंडीशन में भी लंग ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस को अभी हमने पहले ही देखा, अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो हमें बोथ लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसमें हमें जो है लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर हमने पहले लंग को रिप्लेस किया था किसी भी डिजीज़ की वजह से और अगर वो फेल हो गया है तो भी नेक्स्ट टाइम लंग को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ कुछ अदर काजेज भी होते हैं लाइक ब्रांकियोटेक्सिस या अदर काजेज भी हो सकते हैं। तो अब हम अगर बात करें कौन कौन से टाइप्स होते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन के, तो सबसे पहला आता है सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन, देन डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन, देन हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन, देन लोबार ट्रांसप्लांटेशन। जो सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन में होता है मीन्स जिसमें हम सिंगल मीन्स एक साइड का लंग जो है पूरा ट्रांसप्लांट कर दें तो सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन। अगर बोथ लंग को रिप्लेस कर दे रहे हैं डोनर के लंग से तो इसे हम डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन बोल सकते हैं। अगर लंग और हार्ट दोनों को रिप्लेस कर दे रहे हैं तो हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और अगर लोब को मीन्स एक लोब को रिप्लेस कर रहे हैं
जैसे कि आपको पता है जो हमारा राइट साइड का लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट साइड का होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो अगर एक लोब को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसे लोबार लंग ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो अब अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा लंग ट्रांसप्लांटेशन है उसमें सबसे पहले हमारा आया लोब। तो लोब की अगर बात करें, आ लोब ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी इन विच अ पार्ट ऑफ अ लिविंग आर डिसीज्ड डोनर लंग इज रिमूव्ड एंड यूज टू रिप्लेस द रेसिपिएंट डिजीज्ड लंग। कह रहे हैं कि जो लोब होता है, लोब लंग ट्रांसप्लांटेशन का जो टाइप्स है उसमें कह रहे हैं कि किसी डिसीज्ड डोनर जो हो सकता है या लिविंग डोनर का लंग्स का एक लोब निकाल करके और जो रिसिपिएंट है उसमें रिप्लेस कर देना। मीन्स उसका जो डिजीज्ड वाला लंग है उसे हटा के और जो न्यू डोनर का लंग है उसे लगा देना। ये हमारा होता है लोब टाइप का लंग ट्रांसप्लांटेशन। इन लिविंग डोनेशन दिस प्रोसीजर रिक्वायर द डोनेशन ऑफ लोब फ्रॉम टू डिफरेंट पीपल। अगर लिविंग डोनर है तो उसमें क्या होगा, डोनेशन जो है टू डिफरेंट पीपल से हमें ज़रूरत होगी, अलग अलग पीपल का हम जो है ले करके फिर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग अ लंग ऑन ईच साइड ऑफ द रिसिपेंट। और जिस साइड हमें ज़रूरत है उस साइड जो है, मीन मान लीजिए जो डोनर का लेफ्ट साइड का अगर लंग है, लोब है तो लेफ्ट साइड लगाएंगे, राइट का है तो राइट साइड लगाएंगे। मीन्स पहले हम देखेंगे किस साइड का नीडेड है, उसी हिसाब से हम लेंगे। डोनर हु हैव बीन प्रॉपरली स्किन्ड शुड बी एबल टू मेंटेन अ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीन्स और ये भी देखेंगे जो डोनर है वो क्या अपन अगर एक लोब देने के बाद नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। अगर ऐसा है तभी हम उसका लोब लेंगे। और ऐसा नहीं कि अगर उसका लंग वैल्यूम में रिडक्शन आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो नहीं लेंगे। इन डिसीज्ड लोबार ट्रांसप्लांटेशन वन डोनर कैन प्रोवाइड बोथ लोब। अगर डिसीज्ड है मीन्स ऐसा पर्सन जो कोमा में है, मीन्स जिसकी एक तरह से डेथ हो चुकी है और टाइम से उसका अगर पोस्टमार्टम हुआ और लंग अगर एक्टिव है तो उसका हम बोथ लोब लेकर के रिप्लेस कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन, तो मेनी पेशेंट कैन हेल्प्ड बाय द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ सिंगल हेल्दी लंग्स। द डोनेटेड लंग टिपिकली कम फ्रॉम अ डोनर हु हैज बीन प्रोनाउंस्ड ब्रेन डेथ। मीन्स ऐसे पर्सन का जो हम सिंगल लंग लंग लेते हैं जिनको ब्रेन डेथ बोल दिया जाता है कि ऐसे पर्सन केवल थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, बाकी इनका ब्रेन पूरी तरह से डेथ हो चुका है। तो उस कंडीशन में हम जो है उनका लंग जो है वो डोनेट कर देते हैं और जो है सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, कुछ जैसे कंडीशंस हैं लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें जो है दोनों लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जैसे बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हो गया, ये जो पेशेंट है तो उसमें बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि लंग्स जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं दोनों, तो दोनों लंग ट्रांसप्लांटेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। देन अगर हम बात करें हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन की, तो सम रेस्पिरेटरी पेशेंट में आल्सो हैव सीवियर कार्डियक डिजीज। कुछ रेस्पिरेटरी पेशेंट में कार्डियक डिजीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट की मतलब कार्डियोपल्मोनरी डिजीज होती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, लंग्स की भी प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में हार्ट लंग दोनों ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये एक टाइप की सर्जरी होती है जिसमें लंग और हार्ट दोनों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जो डिसीज्ड पर्सन है मीन्स डोनर जो है उसका ले करके फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें जो है ये पर्टिकुलरली 1987 में पहली बार हुआ था, डोमिनो ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करते हैं, मतलब ऑपरेशन हो गया मीन्स लंग ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद हम केयर क्या करेंगे पेशेंट की। तो पेशेंट को सबसे पहले हम आज सर्जरी के तुरंत बाद आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में भेज देंगे मॉनिटरिंग के लिए। नॉर्मल उनकी मॉनिटरिंग होगी कुछ दिन तक। साथ ही साथ जो है पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली ब्रीदिंग तो कर नहीं पाएगा, ब्रीदिंग को असिस्ट करने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल नीड के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी होगी, उससे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उससे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है पेशेंट को न्यूट्रिशन देगा। साथ ही साथ चेस्ट ट्यूब लगा होगा जो कि एक्सेस जो फ्लूइड है उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ यूरिनरी कैथेटर लगा होगा जो कि पेशेंट के यूरिन के पास करने में मतलब मदद करेगा, हेल्प करेगा। साथ ही साथ आईवी लाइंस लगे होंगे जो कि जो कुछ किसी भी फ्लूइड को इंजेक्ट करवाने में बॉडी में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो है मॉनिटरिंग भी हेल्प करेंगे। और इससे ये भी पता चलेगा कि जो आर्गन हमने बॉडी में लगाया है मीन्स डोनर का आर्गन मीन्स लंग्स जो है बॉडी में लगाया है
उसको बॉडी हमारी एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले हम सर्जरी के जस्ट आफ्टर आईसीयू में एडमिट करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। साथ ही साथ आफ्टर अ फ्यू डेज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कुछ दिन तक हो जाता है, किसी टाइप के कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, मीन्स किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जो पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर हमें देखने को नहीं मिलता है, तो फिर पेशेंट को जो है हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट से जो है जनरल इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जो है रिकवरी के लिए भेज देते हैं। द एवरेज हॉस्पिटल स्टे फॉलोइंग अ लंग ट्रांसप्लांट जनरली 1 to 3 वीक्स का होता है, मीन्स 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक का जनरली होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है तो ये पीरियड बढ़ जाता है। After this stage, patients are typically required to attend rehabilitation program or gym. मीन्स इस स्टेज के बाद पेशेंट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ तक चलता है फिटनेस को रीगेन करने के लिए, जिसमें हम लाइट वेट एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जो है ट्रेडमिल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, और जो भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के पार्ट्स होते हैं उनको हम करवाते हैं। अब अगर हम बात करें कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी तो हो गई, लेकिन उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फिजियोथेरेपी का पहले प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, मीन्स ऑपरेशन से पहले, देन पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर प्री ऑपरेटिव की बात करें तो पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आके एडमिट होता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो गोल होता है, गेन द पेशेंट कॉन्फिडेंस, पेशेंट के कॉन्फिडेंस को गेन करना, पेशेंट के लंग्स को जो है, मीन्स अगर वन लंग रिप्लेस करने लायक है, दोनों है, ये है, अगर उसमें कोई जो मतलब क्या कहते हैं ठीक लंग्स है, उसमें अगर कोई म्यूकस का एक्युमुलेशन है ये रिप्लेस करने वाले में भी, तो उसमें जो है उसे निकालना पार्शियल ड्रेनेज टेक्निक के थ्रू है, जैसे भी। साथ ही साथ टीच रेस्पिरेटरी कंट्रोल एंड इंस्पिरेटरी होल्डिंग, रेस्पिरेटरी कंट्रोल उसे सिखाना है और इंस्पिरेटरी होल्डिंग सिखाना है। टीच पॉस्चरल अवेयरनेस, पॉस्चरल अवेयरनेस के बारे में उसे बताना है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो है अपने पॉस्चर वगैरह का ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से उन्हें पहले से टीच करना है। साथ ही साथ टीच आर्म ट्रंक एंड लेग एक्सरसाइज, आर्म के ट्रंक के और लेग की एक्सरसाइज के बारे में बाकायदा बताना है, और बेड पर कैसे मूव करना है उसके बारे में भी पहले से सिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेशेंट कॉन्फिडेंस की, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम ऑफ फिजियोथेरेपी हेल्प द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, जब फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है पेशेंट को एक्सप्लेन करता है, तो पेशेंट की जो कॉन्फिडेंस पावर है वो थोड़ा बिल्डअप होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि पेशेंट को सारी चीज़ों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। साथ ही साथ टीचिंग द एक्सरसाइज टू बी अंडरटेकन पोस्ट ऑपरेटिवली एंड आंसरिंग द पेशेंट क्वेश्चंस हेल्प टू रिलीव सम ऑफ द फियर ऑफ ऑपरेशन। और जब उसे हम कुछ एक्सरसाइज सिखा देते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जो है उसे फ़ायदा करेगा, जैसे ही ऑपरेशन होता है उसके कुछ देर बाद जब पेशेंट होश में आ जाता है, मीन्स एनेस्थीसिया का डोज खत्म हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे है ऑपरेशन करने से उसके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों के बारे में उसे अवेयर करना, जिससे उससे कॉन्फिडेंस आए, उसके अंदर से जो फियर का भाव है, डर का भाव है, पूरी तरह से निकल जाए। साथ ही साथ देखेंगे लंग को क्लियर करने के लिए, तो पेशेंट अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसे डिस्करेज करेंगे, भाई आप स्मोकिंग करना बंद करिए। साथ ही साथ हम पास्चरल ड्रेनेज टेक्निक अप्लाई करेंगे लंग के सिक्रीशन को क्लियर करने के लिए। कौन से लंग के सिक्रीशन को क्लियर करने, साउंड लंग के, मीन्स जो ठीक वाला लंग्स है। साथ ही साथ इसमें हम हाफिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, कफिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दोनों कंडीशन में। तो इससे क्या होगा, हाफिंग और कफिंग से जो सिक्रीशन निकल जाएंगे। साथ ही साथ टीचिंग द रेस्पिरेटरी कंट्रोल, रेस्पिरेटरी कंट्रोल को पेशेंट को टीच करेंगे कि आपको अगर कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपको डीप ब्रीथ कैसे लेना है, ब्रीथ को कैसे होल्ड करके रखना है, और देन कैसे ब्रीथ को एक्सेल करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को हम सिखाएंगे, और सिक्रीशंस जो है कलेक्ट ना होने पाए उसके लिए भी पेशेंट को हम बताएंगे। साथ ही साथ अब बात करें अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी की, ये तो प्री ऑपरेटिव हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव की अगर बात करें तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पर है या नहीं है, उसके अंदर ड्रेन ट्यूब्स ये सारी चीज़ें थोरेक्स एरिया में लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई हैं। साथ ही साथ चेस्ट कैविटी में जो इंसिजन वगैरह लगे थे वो अभी मतलब हटे हैं, नहीं हटे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं मीडियास्टिनम जो है वो किसी साइड जो है शिफ्ट तो नहीं हो गया है,
तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और किस टाइप का लंग ट्रांसप्लांटेशन है, लोबार है, सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन है, डबल है या हार्ट लंग दोनों ट्रांसप्लांटेशन है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं रेट और डेप्थ क्या है रिस्पिरेशन की, उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसी के हिसाब से हम फिजियोथेरेपी जो है अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है वो है क्लियर सिक्रीशन फ्रॉम द रिमेनिंग लंग्स। जो बचा हुआ लंग्स है, मीन्स जो पार्ट हमने रिप्लेस कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा साउंड लंग्स था उसके सिक्रीशंस को क्लियर करना। रिटेन फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स टिश्यूज, लंग्स के टिश्यूज का अब फुल्ली एक्सपेंड होना। जो हमने साउंड लंग मतलब साउंड लंग्स था प्लस डोनर का जो लंग्स लगाया है उसमें पूरी तरह से एक्सपेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको लाना भी हमारा एक काम होता है। साथ ही साथ जो सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें प्रिवेंट करना भी हमारा काम होता है। साथ ही साथ जो वुंड के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं लाइक इन्फेक्शंस वगैरह या एसाइटिस वगैरह जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें प्रिवेंट करना होता है। साथ ही साथ पेशेंट को आर्म के मूवमेंट, स्पाइनल मूवमेंट उसे रिगेन करवाना होता है। पेशेंट को गुड पास्चर देना होता है और पेशेंट की एक्सरसाइज को रिस्टोर करना होता है जो कि उसके टॉलरेंस कैपेसिटीज को बढ़ा सके। तो इन सारी चीज़ों को हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है कि ये सारी चीज़ें आ सकें दोबारा से। अब आफ्टर ऑपरेशंस क्या होता है, इफ़ द पेशेंट इज स्टेबल, अगर पेशेंट स्टेबल है एंड इज नॉट ऑन वेंटिलेटर और वेंटिलेटर पर अगर नहीं है, यूजुअली इनिशियली पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, इनिशियली पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, तो उस कंडीशन में हम एक्सपेंशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे लंग्स के जितने लोब्स हैं, जितने एरियाज हैं, सारे पूरे एक्सपेंड हों। साथ ही साथ फुट और एंकल का मूवमेंट करवाएंगे जिससे जो है पेशेंट की जो है जो रेस्टिंग कंडीशन में मीन्स जो हमारे लोअर लिम्ब का ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो अच्छे से हो सके। साथ ही साथ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक देंगे, वेल सपोर्टेड पोजिशनिंग देंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टिमुलेशन एंड रीअश्योर ऑफ हैंड ऑन इंस्ट्रक्शंस अल्टरनेटेड विद शोल्डर एंड सॉफ्ट टिश्यूज टेक्निक। मीन्स जो उसका शोल्डर है सॉफ्ट टिश्यूज टेक्निक का यूज करके उसके हैंड को रीअश्योर करेंगे। साथ ही साथ उसके मतलब जो हम पैसे मूवमेंट हो सकता है धीरे धीरे स्लोली स्लोली जेंटल तरीके से हम करवाएंगे जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए और उसके रेस्पिरेटरी रेट का भी ख्याल रखेंगे। इनिशियली ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एयरवे क्लियरेंस, फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड पॉस्चरल ड्रेनेज। मीन्स इनिशियली हम यही करते हैं, एयरवे को क्लियर करते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और पॉस्चरल ड्रेनेज टेक्निक अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जब डे 1 आता है, डे 1 में पेशेंट को हाफ लाइन पोजीशन देते हैं, सेगमेंटल एक्सपेंशन एक्सरसाइज करवाते हैं, शेकिंग और वाइब्रेशन देना भी ज़रूरी होता है जिसकी वजह से जो हमारे म्यूकस थिक म्यूकस हैं वो पेरिफेरल एयरवे से सेंट्रल एयरवे में आ सकें। देन हफिंग एंड कफिंग करवाते हैं जिसकी वजह से कफिंग के थ्रू जो म्यूकस है कलेक्ट हो गया है वो बाहर आ सके। बाय द एंड ऑफ द डे पेशेंट शुड बी हफिंग विथ सेल्फ सपोर्ट, और डे के एंड में पेशेंट जो है खुद के सपोर्ट से हफिंग करेगा। फुट और एंकल की एक्सरसाइज करवाएंगे, पेशेंट का जो है करेक्ट पोस्चर रखेंगे क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी हम लापरवाही करेंगे तो पेशेंट को स्कोलियोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसे हमें प्रिवेंट करना होता है जिस साइड का लंग्स रिप्लेस हुआ है। साथ ही साथ जो है हम ये जो सेशन देंगे वो शॉर्ट पीरियड का देंगे, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सेशन जो है हम पेशेंट को मॉर्निंग भी दे सकते हैं, आफ्टरनून में भी दे सकते हैं बेड पर सिटिंग करवा के। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 सेशन हम दे सकते हैं। इसमें जो है इनटू फुल एलिवेशन पेशेंट का करवा सकते हैं, हैंड बिहाइंड हेड, हेड के पीछे हैंड ले जाना, हैंड बिहाइंड बैक, बैक के पीछे हैंड ले जाना, हैंड टच अपोजिट शोल्डर को हैंड से टच करना। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। डे 2 में जो हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो दिन करवाते हैं वो तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड, बेड के एज पर हम सिटिंग करवाते हैं पेशेंट को, ट्रंक का टर्निंग मूवमेंट करवाते हैं, ट्रंक की बेंडिंग मूवमेंट करवाते हैं साइड टू साइड, ट्रंक की स्ट्रेचिंग करवाते हैं बैकवर्ड, देन सिटिंग इन चेयर बायलैटरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, देन वॉक अराउंड बेड, पहले खड़ा करना पेशेंट को सिखाते हैं, जब वो खड़ा होने लगे तो उसके बाद में हम बोलते हैं कि बेड के चारों तरफ आपको वॉक करना है।
आर्म को स्विंग करते हुए। देन जब डे 3 हमारा आता है ऑपरेशन के बाद, उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हफिंग कफिंग तो करवाते ही करवाते हैं, साथ ही साथ जो डे 2 में करवाते थे उसको कंटिन्यू हम करते हैं और पेशेंट को ग्रुप थेरेपी देते हैं। देन डे 4 में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बिल्कुल मतलब इन जो पेशेंट जनरल वार्ड में रखते थे उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, गेट ड्रेस्ड पेशेंट का जो है ड्रेसअप अच्छे से करते हैं और 7th डे तक इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइक स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह, थोड़ा सा ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ साथ बायलेटरल ब्रीदिंग, ट्रंक एंड आर्म एक्सरसाइज जो ये ज़रूरी है वो करवाते हैं। 7 से 10 डेज में जो है स्ट्रेच मीन्स जो इंसिजन वगैरह होते हैं, उसके बाद जो स्टिच वगैरह लगे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन 2 वीक आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट इज जनरली डिस्चार्ज विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज रेजिमेंट। देन आफ्टर 2 वीक अप्रॉक्स अगर पेशेंट की कंडीशन सही है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि वो जो है एक्सरसाइज रेजिमेंट जो बताया गया उसे फॉलो करे। तो जो जर्नल एक्सरसाइज के रेजिमेंट्स होते हैं, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, तो अगर वो बेड पर रहेगा तो उसको नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करना है, हिप का अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट करना है सुपाइन कंडीशन में, एंकल पंप करना है, एसएलआर कर सकता है पेशेंट, हिप अबडक्शन इन साइड लाइन में भी कर सकता है। देन अगर चेयर पर बैठा हुआ है तो हिप का फ्लेक्शन मूवमेंट, नी एक्सटेंशन, सिट टू स्टैंड, ये सारी चीज़ें। अगर खड़ा हुआ है पेशेंट तो स्टैंडिंग काफ टिल्ट कर सकता है, मिनी स्क्वाट कर सकता है वॉल के सपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो अगर पेशेंट बेड पर है तो ऑन मैट वगैरह पर है या बेड पर है तो बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स कर्ल, बेंच प्रेस, एंटीरियर आर्म टिल्ट, स्ट्रेंथ या पॉस्चरल एक्सरसाइज, नेक एंड ट्रंक एक्सरसाइज, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट कर सकता है। साथ ही शोल्डर साइकिल सर्किल या साइकिल जो होती है शोल्डर व्हील वगैरह उसको यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन, ट्रंक एंड लेटरल फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन टू दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, तो मॉडिफिकेशन के लिए जो हमें नीडेड होती हैं तो हम उसे पॉस्चरल ड्रेनेज जो टेक्निक होती है, जो रिमेनिंग लंग्स हैं डज नॉट क्लियर सेटिस्फैक्ट्री, जो पार्शियल ड्रेनेज टेक्निक है उससे सेटिस्फैक्ट्री क्लियर नहीं होते, इसलिए हम जो है ऑपरेशन जब हो जाता है तो पेशेंट की पोजिशनिंग करते हैं ऑपरेशन के साइड में, तो उसके बाद में जो है अच्छे से लंग्स का सिक्रेशन हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टार्टिंग में नहीं करते, लेटर स्टेज में करते हैं। इफ़ द एयर इंटर टू द रिमेनिंग लंग इज नॉट एडिक्वेट, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग मे बी यूज टू इम्प्रूव वेंटिलेशन। अगर लंग्स में पूरी तरह से सारे पार्ट में मीन सारे लोब में एयर फिल नहीं हो रही है तो एक टेक्निक होती है IPPV मीन्स इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसे करवाते हैं तो वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन थेरेपी और ह्यूमिडिफिकेशन भी देना जरूरी होता है। इफ़ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज इंजर्ड, अगर लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो गई है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड हफिंग जो है लंग्स को के सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है इसका हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये हम तभी यूज करेंगे जब सबसे पहले हम जो है सर्जन से कंसल्टेशन ले लेंगे, तो हमारा क्या होगा कि वेंटिलेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। इफ़ फ्रेनिक नर्व डैमेज हुई है तो कफिंग जो है कैन बी इनइफेक्टिव रहेगा बिकॉज देयर इज ए पैराडॉक्सल मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का मूवमेंट जो है पैराडॉक्सल टाइप का होगा, इस वजह से IPPB मीन्स इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो है कैन बी यूज टू मोबिलाइज सिक्रेशन एंड इंक्रीज एयर एंट्री, तो इससे क्या होगा कि ये सिक्रेशन को मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा जिससे कि वेंटिलेशन जो है इंप्रूव हो जाएगा, मीन्स एयर वे की एंट्री जो है इंक्रीज हो जाएगी। देन इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो करवाएंगे तो ये भी पेशेंट के लिए यूजफुल होता है, जिससे कि पेशेंट की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। देन अगर हम बात करें इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की, दिस इज अ टेक्निक यूज टू इनकरेज द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ इन व्हेन देयर इज हाइपोवेंटिलेशन आफ्टर thoracic और हाई एब्डोमिनल सर्जरी ड्यू टू पेन और सिक्रीशन रिटेंशन। मीन्स इंटेंसिव स्पायरोमेट्री तब देते हैं जब किसी पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, और ये कब होता है जब किसी को किसी टाइप की thoracic या हाई एब्डोमिनल सर्जरी होती है या पेन की वजह से, सिक्रेशन की रिटेंशन की वजह से, तो उस टाइम हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं। द ब्रीथ इन थ्रू अ ट्यूब which is attached to a device that demonstrate the volume of the inspired air, जो एयर को इन करते हैं हम एक ट्यूब के थ्रू करते हैं और उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि कितना हम एयर जो है इंस्पायर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एट लो लंग वैल्यूम अ प्लास्टिक बॉल राइज टू द टॉप ऑफ द कॉलम
अगर लो लंग वैल्यूम है तो प्लास्टिक बॉल जो है टॉप ऑफ द कॉलम में जाएगी। एट मिड लंग वैल्यूम तो सेकेंड बॉल राइज एट द हाई लंग वैल्यूम, मतलब सेकेंड बॉल राइज करेगी, और अगर हाई लंग वैल्यूम है तो थर्ड बॉल राइज करेगी। ये होता है जैसे कि अभी आपको हम इमेज में दिखा रहे हैं। सो लॉन्ग एज द पेशेंट होल्ड द ब्रीथ, जितना देर पेशेंट ब्रीथ को होल्ड करेगा उतनी जल्दी बॉल को देख करके हम पता कर लेंगे। कुछ डिवाइस जो होते हैं ऑपरेट बाई अ लाइट कमिंग ऑन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ रीचेज अ प्री सेट लेवल। कभी कभी क्या होता है कि जो प्री सेट लेवल है वहाँ तक जब लाइट पहुँचती है तब जा कर के वो मशीन ओपन होती हैं या ऑपरेट होती हैं, तो उस तरह से भी काम करता है। और कुछ बाल के तरीके से होती हैं। सम डिवाइसेस वर्क ऑन द एक्सपिरेटरी फेज रेदर देन इंस्पिरेटरी फेज। कुछ डिवाइसेस जो है एक्सपिरेटरी फेज पर भी वर्क करती हैं, उसका वैल्यू पता करती हैं। तो इस तरह से हम इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री कर सकते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो 3 बाल्स यहाँ दिख रही हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं, जैसे ही पेशेंट एयर को इन करेगा तो जिस तरह से लंग का वॉल्यूम होगा कम ज़्यादा या मिड में, उस तरह से बाल जो है ऊपर नीचे होंगे। अब सबसे पहले हम बात करें कि अगर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वेंटिलेशन वगैरह इंप्रूव हो अच्छे से। पेशेंट की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव करेंगे, जैसे पॉस्चर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। पेशेंट की जो परफॉर्मेंस है मीन्स फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स, इसको इम्प्रूव करेंगे। अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज एक्टिविटी देंगे। प्रमोट इंडिपेंडेंस इन द मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कंडीशन को मॉनिटरिंग करने के लिए। इन पेशेंट अटेंड द जिम्नेशियम 1 to 2 टाइम्स डेली, तो इसके लिए देखेंगे। साथ ही साथ जो है आउट पेशेंट आर इनकरेज टू अटेंड द जिम्नेशियम 3 to 5 टाइम्स। जो आउट पेशेंट है मीन्स जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके लिए बोलेंगे 3 to 5 टाइम्स के लिए। एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस एट इंटेंसिटी सच दैट पेशेंट सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज लेवल ऑफ एक्सर्शन इज वेरी लाइट। इसमें कह रहे हैं जो एक्टिविटीज हो पेशेंट की कैपेसिटी पर हम देंगे, ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज पहले नहीं देंगे, पहले लाइट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है इसका लेवल जो है इंक्रीज करते जाएंगे। द इंटेंसिटी सब्सिक्वेंटली प्रोग्रेस टू द लेवल ऑफ एक्सर्शन डिस्क्राइब एज सेम व्हाट हार्ड आर वेरी हार्ड। और लास्ट में ज़्यादा हार्ड है कम हार्ड है, इस पर डिपेंड करेगा पेशेंट की कैपेसिटी पर। देन पोस्ट सर्जरी लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन देते हैं, जिसमें हम ट्रेडमिल में वार्म अप करवाते हैं 12 मिनट तक। देन बाइसिकल या अर्गोमीटर एंड्योरेंस या एरोबिक फिटनेस जो है 5 से 40 मिनट तक करवाते हैं। देन क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेनिंग करवाते हैं 12 to 30 रिपीटिशन। देन रोविंग मशीन क्वाड्रिसेप्स अपर लिम्ब अपर ट्रंक के लिए करवाते हैं स्ट्रेनिंग के लिए 12 to 30 रिपीटिशन। देन वेट अपर लिम्ब एंड लो शोल्डर गर्डल की स्ट्रेनिंग के लिए करवाते हैं 1 to 10 kg, और इसका 10 to 30 रिपीटेशन करवाते हैं। देन लोअर लिम्ब स्ट्रेनिंग करवाते हैं 1 to 15 मिनट्स। देन ओबल बोर्ड एंकल एक्सरसाइज नी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करवाते हैं 1 to 5 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं लंग के अगर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो किसी पेशेंट को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।